हेलो बच्चों, आज आज मैं क्लास 11th की फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी फर्स्ट चैप्टर सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी आपके सामने लेकर के आया हूं। हमारा ये चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट के माध्यम से इस इलास्टिसिटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से स्पेशल ट्रिक मिलने जा रही है। इतना इजी ट्रिक, इतना स्पेशल ट्रिक मैं देने जा रहा हूं कि आप केवल 3 वर्ड का, केवल 3 वर्ड्स की ये ट्रिक लेकर के पूरे चैप्टर पर कमांड रख सकते हैं। पूरा चैप्टर आपको याद हो सकता है, माइंड में हो सकता है। बिल्कुल इजी ट्रिक देने जा रहा हूं। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं उस इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं इलास्टिसिटी चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको फटाफट हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स मिलता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? जैसा कि एक वर्ड है डिफर मीन्स क्या होता है? अलग। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बिल्कुल उसी वर्ड से लिया गया है। डिफर कर देने का मतलब क्या हुआ? अलग कर देना है, चेंज कर देना है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर लग करके उसके शेप को चेंज कर देता है। नहीं समझे? ऐसे जैसे सपोज कीजिए ये कोई बॉल है, रबर की बनी गेंद है। अब इसको हम हाथ में लिए और ऐसे दबा रहे हैं। तो जब इसको दबाएंगे तो इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा इसके शेप को ऐसे चेंज कर देगा। तो इस तरीके से अगर कोई फोर्स ऐसा हो जो किसी बॉडी पर लग करके उसके शेप को चेंज कर देता हो, डिफर कर देता हो, तो उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो ये क्लियर? डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बाय विच टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अब सेकेंड हमारा फटाफट वाले टॉपिक में, वन शॉट वीडियो है तो फटाफट टॉपिक में हमारा आ जाता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? जब अभी हमने डिस्कस किया कि ये बॉल है, इस पर हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप चेंज हुआ। अब इस फोर्स को हम रिमूव किए, यानी फोर्स लगाना बंद कर दिए, हटा लिए, तो ये बॉडी रीगेन कर ली, फिर ऐसे ओरिजिनल शेप में आ गई। यानी इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन विच आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रीगेन ऑन इट्स ओरिजिनल शेप। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स होता, इलास्टिसिटी क्या है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और उसको रिमूव कर दिए तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। तो इस तरीके से ये इलास्टिसिटी है। अच्छा, ये वाला डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप किसी बॉडी पर लगा रहे हैं और बॉडी ब्रेक कर गई, टूट गई, चेंज ऐसा हुई कि फिर से रीगेन नहीं कर रही है, तो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। यानी आप फोर्स लगाए, बॉडी चेंज हो गई, रीगेन नहीं की, तो उस बॉडी के इस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो इस तरीके से आपने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों समझ लिया। अब इसके बाद रिजिडिटी क्या है? तो जनरली रिजिड बॉडी में हम लोग ले लेते हैं डायमंड हो गया, आयरन हो गया, और भी जो सॉलिड बॉडी है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? रिजिड बॉडी। यानी हम फोर्स लगाए तो उसके पार्टिकल्स में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और देयर इज नो चेंज ऑफ बॉडी, समझे कि नहीं समझे? अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगाए और उसके पार्टिकल्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ देयर इज नो चेंज ऑफ देयर पार्टिकल्स, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट रिजिड। तब उसको परफेक्ट रिजिड कहेंगे। अच्छा, अब हमने फोर्स लगाया, फटाफट उस पर फोर्स लगाया तुरंत, और फोर्स को रिमूव कर दिया। फोर्स लगाया, फोर्स रिमूव किया और बॉडी एट वंस रीगेन कर ली, अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। तो जब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में इमीडिएटली आ जा रही है, तुरंत आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसको परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं। फोर्स लगा दिए और बॉडी तुरंत चेंज हो गई, फोर्स लगाया और बॉडी तुरंत चेंज हो गई, रीगेन नहीं आ रही है, तो वो परफेक्ट प्लास्टिक हो गया। फोर्स लगाए, रिमूव किए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, रिमूव किए,
और बॉडी इमीडिएटली रीगेन कर ली। इसके एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए एक बहुत स्मूथ पतला सा वो क्या है, स्प्रिंग है, फोर्स लगाया, खींचे, छोड़ दिए तो फिर रीगेन कर लिया, तो वो परफेक्ट रिजिड तो होता नहीं है, परफेक्ट प्लास्टिक भी नहीं होता है, परफेक्ट इलास्टिक भी नहीं होता है, बट उसके जैसा बिहेव करने वाला थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो इस तरीके से जब हम फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, छोड़ दिए, तुरंत बॉडी रीगेन कर ली, तो उसको कहा जाएगा कि परफेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। फिर फोर्स लगाए, बॉडी तुरंत चेंज हो गई, रीगेन नहीं कर रही है, तो परफेक्ट प्लास्टिक जैसा बिहेव कर रहा है। परफेक्ट रिजिड, एनी अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन द बॉडी, if there is no change of the particles, there is no displacement of the particles of given body, then it is called perfect rigid body। ऐसा होता नहीं है, बट परफेक्ट रिजिड, परफेक्ट प्लास्टिक या परफेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को जानना पड़ता है, जानने की जरूरत होती है। अब चलिए, अब आते हैं फटाफट में इलास्टिक लिमिट क्या है। तो आप देखे होंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी को चेंज कर रहे हैं तो उसकी एक सीमा आती है कि हम कहां तक उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर उससे ज्यादा चेंज किए तो वो टूट गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। जैसे जहां तक चेंज किए, चेंज करते गए तो एक ऐसा लिमिट आया कि अब इसके आगे खींचेंगे, आगे थोड़ा सा खींच देंगे तो टूट जाएगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स which can bear of any object, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स वो कहां तक बियर कर ले रहा है, तो उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहेंगे। यानी कि वहां से छोड़ेंगे तो वो रीगेन कर लेगा। मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिए किसी बॉडी पर, वो चेंज किया, उसका लेंथ बढ़ा, स्ट्रेच किए, अब उसके बाद अगर खींचेंगे तो बॉडी टूट जाएगी। तो मैक्सिमम कितना रीगेन किया उसको हम लोग कह सकते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी मैक्सिमम कितना स्ट्रेच किया, जहां से छोड़ दिए तो वो रीगेन कर लिया, दैट इज इलास्टिक लिमिट। अगर उससे ज्यादा हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बॉडी टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। यानी वो इलास्टिक वाले नेचर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, उस इलास्टिक वाली कंडीशन को, उसकी सीमा को, उसकी लिमिट को पार कर जाती है, टूट जाती है। आई मीन ठेठ भाषा में हम लोग इसको कह सकते हैं कि टूट जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कहां तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स बियर किया, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो इसको इलास्टिक लिमिट कहेंगे। अब इलास्टिक लिमिट के बाद हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते हैं हम लोग। तो स्ट्रेस क्या है भाई, किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगे पर यूनिट एरिया में, जस्ट लाइक प्रेशर। आप देखे होंगे स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट सेम है। तो स्ट्रेस क्या है, किसी बॉडी की पर यूनिट एरिया पर कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस कहेंगे। अब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लेंथ कितना बढ़ रहा है, लेंथ कितना बढ़ा, ओरिजिनल लेंथ कितना था और लेंथ में कितना चेंजिंग हुआ। तो लेंथ में चेंजिंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग स्ट्रेन कह देते हैं। तो एक बार फिर से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपको डिस्कस करके समझा देते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस F बाई ए, यानी जस्ट ये प्रेशर का जो रिलेशन है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि अगर किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा और वो फोर्स लग करके उस बॉडी को कितना डिफॉर्म किया, तो इसको हम लोग स्ट्रेस कह देते हैं। अब स्ट्रेस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या इसको हम लोग टेंजाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। याद रखिएगा, मेरा ये नंबर याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको इजी बनाने जा रहा है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और इसको टेंजाइल स्ट्रेस कहते हैं, इसको F बाई ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नॉर्मल या इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस दूसरा हो गया, और टेंजेंशियल स्ट्रेस और इसको शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो इस नंबर को याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको टेंजाइल कहते हैं ये नंबर 1 है मेरा, और ये नॉर्मल स्ट्रेस जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं ये नंबर 2 है, और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस ये नंबर 3 है। अब ये कैसे कैसे होता है जरा सा देखिए। अगर कोई पतला सा वायर है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बेस से हैंग कर दिए हम लोग, ये पतला वायर हो गया, ठीक है। तो इस पर हमने ये वेट लटकाया, ये वेट समझ रहे हैं ना, बांध करके लटका देते हैं वेट नीचे की तरफ। तो इस वायर से बांध करके लटका दिए नीचे की तरफ। तो ये जो वेट है इस वायर के पर यूनिट एरिया में चेंजिंग करेगा, और चेंजिंग करके सपोज इसका लेंथ पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ पर हम लोग बेस लटकाए थे, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा,
ड्यू टू वेट, तो वेट अब यहाँ तक लेंथ, सपोज मान लीजिए कि इतना वेट बढ़ा, ठीक है, हालांकि इतना कम चेंजिंग होती है कि वो महसूस नहीं होती है, लेकिन आपको सपोज करके चलना पड़ेगा। एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है कि हम लोग बहुत टाइट अगर किसी मेटल वायर को बांध देते हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा वेट लटकाते रहते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह, गांव में लोग अक्सर घरों में वो हैंगर टाइप का यूज़ करते हैं और थोड़ा थोड़ा कपड़ा बांधते हैं तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो वैसे ही सोचिए कि इसको हम किसी बेस से लटका दिए हैं और इस पर वेट लटका दिए हैं, तो इसकी भी लंबाई में चेंजिंग हुई होगी। तो इसकी लंबाई में चेंजिंग हुई होगी, लेंथ बढ़ा होगा, तो ये लेंथ कहाँ से बढ़ा, आखिर कहाँ से आया, इस बात को सोचिए आप, कहाँ से आया, इस वायर के पर यूनिट एरिया में चेंजिंग किया। कौन किया, यहाँ जो फोर्स लग रहा था यानी वेट जो था वही किया। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस में कह देते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया से इसका ओरिजिनल वाला लंबाई कितना था, एल था, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया लग करके इसका लंबाई कितना बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया ना, यहाँ ये देखिए बढ़ाया है, यहाँ पर ये बढ़ाया, तो ये डेल एल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एफ बाई ए इस वायर में लगा तो चेंजिंग डेल एल कर दिया, ओरिजिनल लेंथ और ये डेल एल जो चेंजिंग हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंजाइल स्ट्रेस, ये फोर्स पर यूनिट एरिया लग करके इसका लेंथ चेंज किया और इसकी लगने से हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया, यानी एफ बाई ए लगा तो एल बाई ए दिया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की रेशियो जो होती है इसको स्ट्रेन कहते हैं। इसमें जो चेंज हुआ इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, प्योर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जिस क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन नहीं होता उसको प्योर क्वांटिटी कहते हैं। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया। अब जरा देखिए नॉर्मल और कंप्रेसिव स्ट्रेस पर बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कि किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में हम लोग गैस भरे हुए हैं और इसको पिस्टन से बंद किए हैं, ये जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर बना है। तो ऊपर से हम लोग मूवेबल पिस्टन है, ऊपर से हमने इस पर प्रेशर लगाया, ये तो प्रेशर लगाया तो इसका पिस्टन का पोजीशन चेंज करके ए से ए डैश बी डैश तक चला गया। तो ये कंप्रेस कर रहा है प्रेशर लग करके, तो इसका नाम दे दिए कि नॉर्मल है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब ये जब कंप्रेस किया तो पहले वाला इसका वॉल्यूम कितना था, पहले वाला वॉल्यूम भी था, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब उसके बाद वॉल्यूम क्या कर रहा है, कंप्रेस करने पर वॉल्यूम को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका वॉल्यूम, ये आपका चेंजिंग हो गया वॉल्यूम में डेल भी। तो यहाँ पर हम लोग ये जो प्रेशर हुआ यानी कंप्रेसिबल स्ट्रेस जो हुआ, ये वॉल्यूमेट्रिक चेंजिंग कर रहा है, एक तरह से वॉल्यूम में चेंजिंग कर रहा है। अच्छा, वॉल्यूम में ये पॉजिटिव चेंजिंग हो रही है कि निगेटिव? अगर ध्यान रखिए कि वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंजिंग कहीं मिल रहा है तो फिर पॉजिटिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, लेकिन निगेटिव चेंजिंग हो रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी नॉर्मल और कंप्रेसिव स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देता है, ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेस जो देता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देता है। लॉन्गिट्यूडनल वाला लॉन्गिट्यूडनल से कनेक्टेड है। नॉर्मल और कंप्रेसिव स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देता है। ठीक वैसे ही टेंजेंशियल जो स्ट्रेस होता है जिसको शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, वो शेयरिंग वाला, नाम से याद रखिएगा कि शेयरिंग वाला शेयरिंग स्ट्रेन देता है। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉडी थी, यहाँ से आपका ये शेयरिंग स्ट्रेन लगा, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा, यहाँ से लगा एफ बाई ए लगा, तो एफ बाई ए लगा तो उसका शेप ऐसे था तो ऐसे चेंज हो गया। बेस सेम रहा लेकिन शेप चेंज हो गया। माचिस की खाली डिब्बी है, उसको घुमाएंगे तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स लगा उसके शेप को चेंज किया, तो जो शेप में चेंजिंग हुआ वो शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। और जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा वो शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वाला 1 से कनेक्टेड, 2 वाला 2 से कनेक्टेड, 3 वाला 3 से कनेक्टेड। ये 3 का चक्कर है, हमेशा याद रखिए। 1 to 1, 2 से 2, 3 से 3। यानी एक बार फिर से समझिए आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देता है, नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन देता है। तो इस तरीके से देखिए हमने 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 दिया है। अब ये 3 का चक्कर हमें कहाँ लेके जाता है, इसको जरा सा देखिए, ध्यान दीजिए। जब हम लोग हुक्स लॉ पढ़ते हैं तो हुक्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए हुक्स लॉ लिखे हुए हैं।
हुक्स लॉ में हम लोग सिंपल से कह देते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन कब अप्लाई होगा? अंडर इलास्टिक लिमिट। जब कोई भी बॉडी है उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के चेंजिंग करते गए चेंजिंग होते गया। अब चेंजिंग इतना ना कर दिए कि वो चेंज ही हो गया, ऐसा नहीं करना है। चेंजिंग वहीं तक करना है कि वह बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जब रहेगा तो उस केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। तो हुक्स लॉ जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग इस बात को जरूर सोचते हैं कि जब कोई बॉडी अंडर इलास्टिक लिमिट होती है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। तो अब जरा देखिए, जब ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन हो गया तो उस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, यहां देखिए हुक्स लॉ में लिख देते हैं, किसमें? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में क्या लिखते हैं? हुक्स लॉ हो गया कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या मिल जाता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो जाता है। ये देखिए स्ट्रेन, तो यहां ई क्या है? ई कांस्टेंट है जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। कॉपर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, स्टील के लिए अलग। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। उसको आप लोगों को वैल्यू है निकाल सकते हैं या फिर टेबल में दिया रहता है उसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। मेन मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप एक बार मेमोरी में फिट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अब ई निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो स्ट्रेस का था, स्ट्रेस को जरा सा लिख देते हैं। ये देखिए आपका ए बाई ए कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये ई, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपका 1 हो गया, ये 2 और ये आपका 3 हो गया। तो 1 2 3। अब ये 1 वाला क्या है, तो इस 1 वाले को, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो इस फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं यंग मॉडुलस। क्या कह देते हैं? यंग मॉडुलस। सेकेंड वाले को बल्क मॉडुलस कह देते हैं। थर्ड वाले को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस तरीके से आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। तो यंग मॉडुलस यानी वाई, यंग मॉडुलस वाई। बल्क मॉडुलस फर्स्ट वाला यंग मॉडुलस, सेकेंड वाला बल्क मॉडुलस, और थर्ड वाला हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसमें एक रिलेशन है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्या ये यंग मॉडुलस क्या है? तो यंग मॉडुलस को हमने आपको ट्रिक दिया, क्या है भाई? यंग मॉडुलस 1/1 है, 1/1, यानी कि ये वाला है। 1 का मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई 1 का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी 1/1। अब बच्चे कहेंगे कि क्यों भाई ये 1/1 नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो यहां से कैलकुलेट करके ई निकाल लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि हमेशा स्ट्रेस वाला जो टर्म होगा वो ऊपर होगा, स्ट्रेन वाला टर्म क्या होगा? नीचे होगा। इसमें जितना स्ट्रेस वाला टर्म है वो ऊपर होगा और स्ट्रेन वाला टर्म नीचे होगा। तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1/1 का मतलब क्या हुआ। तो इस फर्स्ट वाले यंग मॉडुलस को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 1/1, इसको क्या कह सकते हैं? 2/2, और इसको क्या कह सकते हैं? 3/3। तो इस तरीके से हम लोगों का ये ट्रिक है जिससे कि हम लोग पूरा चैप्टर याद रख सकते हैं। अब हमें 1/1, 2/2, 3/3 क्या है इसको समझना है कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1/1 से हम लोग कैसे यंग मॉडुलस का फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए यंग मॉडुलस इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 2/2 का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 3/3 का मतलब क्या हुआ? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक को याद रख सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम अपने फार्मूले को याद रख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/1, 2/2, 3/3। अगर किसी के सामने आप बोल देते हैं डू यू नो अबाउट 1/1, 2/2, 3/3, वो समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन आप अपने माइंड में फिट रख सकते हैं कि 1/1, 2/2, 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1/1
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 2/2 नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 3/3 यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये आपका ट्रिक है। अब इस पर रख करके आप कैलकुलेट करके इसके फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फटाफट वाले में ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/1 का मतलब क्या हुआ, तो 1/1 यानी कि यंग मॉडुलस का मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल आपका स्ट्रेस हो गया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन। तो ये आपका देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस F/A और ये आपका डेल L/L, ओरिजिनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम लोग F इंटू एल अपॉन A/इंटू डेल L कह सकते हैं, यानी कि F को हम लोग mg भी कह सकते हैं, mg/L अपन इसको πr² इंटू डेल L कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग चाहें तो बल्क मॉडुलस का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। 2/2 वाले को सॉल्व करेंगे। ये हमने कौन वाला सॉल्व किया, तो ये हमने 1/1 वाले को सॉल्व किया, 1/1 वाले को। अब दूसरा नंबर हम लोग बल्क मॉडुलस को यानी 2/2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2/2 में क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना था भाई, तो ये P था, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेल V अपॉन V निगेटिव में, तो ये आपका हो जाता है माइनस PV अपॉन डेल V। तो इस तरीके से हम लोग बल्क मॉडुलस का फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से रिजिडिटी में हम लोग चलते हैं। तो रिजिडिटी में कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F/A अपॉन थीटा, यानी इसको थीटा हम लोग कहते हैं, यानी F/A थीटा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर पर कमांड रख सकते हैं। हम अब चलते हैं आपका इसमें पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो हम लोग को क्यों कैसे मिलता है, पॉइजन रेशियो और इसके बाद हम आप पर डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर। हम लोगों को डिस्कस करना है इलास्टिसिटी में जो बचा हुआ टॉपिक है वो पॉइजन रेशियो है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर है। जब किसी वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ चेंज होती है, लेंथ इंक्रीज करता है, और लेंथ इंक्रीज करने की वजह से उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होती है। यानी पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उससे जब उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से डिक्रीज हो जाती है। तो हमें केवल ये नहीं सोचना है कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया ही चेंज होती है, डिक्रीज होती है, नहीं। हम लोग ये भी इस बात को सोचें कि जैसे सपोज कीजिए कि ये वायर है, ये इसका लेंथ L है और इतना मोटा वायर है, ये मोटा वायर है पहले से। अब मैंने क्या किया कि इस पर लोड इस पर हैंग किया, लोड लगाया यानी फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से सपोज कीजिए कि ये इतना, ये सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला केस आपका ओरिजिनल इनिशियल स्टेज है, लेंथ ऑफ वायर L, और जब मैंने इस पर वेट लटकाया तो इसका लेंथ बढ़ा यानी डेल L लेंथ में चेंजिंग हुई। ये तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब इसकी लंबाई हम लोग वायर की बढ़ाएंगे तो पहले से ये पतला हो जाएगा। ये वाला जो फिगर है ये ओरिजिनल लेंथ वाला है, ओरिजिनल थिकनेस है, बट इस पर जब हमने लोड लगा दिया, ये लोड लगाया वेट डाउनवर्ड, तो इसका लेंथ बढ़ा, जिसकी वजह से इस वाले वायर का जितना डायमीटर था, ये देखिए कैपिटल D, अब इसका लेंथ बढ़ने से इसका डायमीटर डिक्रीज हुआ तो ये निगेटिव हो गया। तो स्ट्रेन केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन क्या कहता है, एक्चुअली में स्ट्रेन बताता है कि ओरिजिनल शेप क्या था, ओरिजिनल लेंथ क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, और फाइनली जब उस पर हमने फोर्स लगाया या फिर कोई लोड दिया, उसको स्ट्रेच किया, तो बाद में चेंजिंग होने के बाद उसका डायमीटर कितना हुआ, उसका लेंथ कितना चेंज किया, कितना पहले से वो पतला हुआ। तो ये देखिए इनिशियल स्टेज में फंडामेंटल कंडीशन में इनिशियली इसका डायमीटर D था, जब ये वायर इतना मोटा था तो इसका डायमीटर कैपिटल D। अब इस पर वेट लटका करके हैंग किए नीचे की तरफ तो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से अब इसका डायमीटर डिक्रीज कर गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए निगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि पहले से पतला हुआ, जिसकी वजह से इसका डायमीटर निगेटिव हो गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ हम लोगों को दो तरह का स्ट्रेन में चेंजिंग दिखाई दे रहा है। एक लेटरल स्ट्रेन,
लेटरल स्ट्रेन क्या है, तो जितना डायमीटर में चेंजिंग हो गया यानी -d अपॉन ओरिजिनल डायमीटर कितना था, कैपिटल D, दिस इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। हमने अभी अभी बोला है कि स्ट्रेन का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि केवल लेंथ इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर, नहीं, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करने से डायमीटर भी डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर की जो रेशियो होगी उसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। अच्छा, अब ये ओरिजिनल लेंथ था ये वायर का, और ये आपका इतना बढ़ गया, इतना चेंजिंग हुआ लेंथ में, तो ये चेंज इन लेंथ हुआ, तो इसकी रेशियो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये दोनों स्ट्रेन की जो रेशियो होती है यानी लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो रेशियो होगी उसको हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। बहुत से बच्चों को पॉइजन रेशियो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब अगर पॉइजन रेशियो को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए एक रिलेशन हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, यानी कौन कौन सा स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन के लिए हम लोगों का क्या रिलेशन था, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ -d अपॉन कैपिटल D, और ये लॉन्गिट्यूडनल हम लोग पहले से भी जानते हैं डेल L अपॉन L, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -d अपॉन कैपिटल D ये वाला, और इनटू ये ऊपर चला गया तो L अपॉन डेल L। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पॉइजन रेशियो का रिलेशन हो गया। पॉइजन रेशियो को जब कभी भी डिफाइन करना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, फर्स्ट लेटरल स्ट्रेन और सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस तरीके से हम लोग पॉइजन रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। अब हमारा ये है कि हमने इतना स्ट्रेच किया, इस ओरिजिनल लेंथ ये था और स्ट्रेच करके इतना इंक्रीज कर दिया, यानी इस पर लोड दिया तो स्ट्रेच हुआ, तो इसकी वजह से इसमें स्ट्रेच करने की वजह से वायर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेचिंग वायर। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देखिए फंडामेंटल लेंथ, सपोज ये इस वायर का यही वाला वायर है, ये वाला वायर है, सपोज हमने यहाँ ले लिया, तो फंडामेंटल लेंथ इसका कितना था, L था। जब इस वायर पर कोई लोड नहीं था, कोई लोड नहीं दिया गया था, तो इसलिए इसका फोर्स F1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, नो लोड, कोई लोड नहीं है। अब हमने इस पर क्या कर दिया, लोड लगा दिया, यानी लोड लगाने की वजह से इतना लेंथ में चेंजिंग हुआ, ये वाला चेंजिंग को दिखाया गया है कि कितना लेंथ बढ़ा, तो F2 इज इक्वल टू क्या मिला, F मिल गया फाइनली। तो अब F1 इज इक्वल टू 0 और F2 इज इक्वल टू F मिला, तो हमने क्या किया, एवरेज फोर्स निकाल लिया फ्रॉम फिगर। तो एवरेज फोर्स क्या मिला, F एवरेज इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2 0 प्लस F/2। तो हमारा एवरेज फोर्स मिल गया इतना, F एवरेज इज इक्वल टू F/2 मिल गया, क्लियर। अब इस लोड की वजह से इस वायर में जो स्ट्रेचिंग हुआ, तो स्ट्रेच किया तो हम लेंथ बढ़ा, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क होगा, तो वर्क हो गया इतने डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू हो गया F एवरेज इंटू डेल L, इतना चेंज हुआ था यहाँ देखिए, तो इसलिए हमने डेल L ले लिया। अब F एवरेज हमारा कितना था, तो F एवरेज हमारा F/2 था, तो हमने क्या किया, W इज इक्वल टू F/2, इट मीन्स कि 1/2 इंटू F इंटू डेल L, तो ये वर्क हुआ। अब इस वाले रिलेशन में ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लिया, वर्क इज इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल L। अब यंग मॉडुलस का जो रिलेशन था, जो ट्रिक दिया था, वहां से y इज इक्वल टू F इंटू L अपन A इंटू डेल L, ये वाला डेल L है, यहाँ डेल L ले लिया, तो इससे हम फोर्स निकाल लिए। तो फोर्स के लिए हमारा और करके रिलेशन क्या मिला, F इज इक्वल टू y इंटू A इंटू डेल L अपन L। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ, तो हमारा रिलेशन आ जाता है W इज इक्वल टू 1/2 y इंटू A इंटू डेल L, यानी ये फोर्स की वैल्यू है y इंटू A इंटू डेल L अपन L, और ये पहले वाला डेल L है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, इसको हम लोग 1/2 y इंटू, ये देखिए यंग मॉडुलस A इंटू L है, तो इसको A इंटू स्मॉल L दे दिए और बदले में एक स्मॉल L नीचे ले दिए, तो यहाँ पर A इंटू L वॉल्यूम हो जाएगा और A डेल L बाई L कर दिए, तो ये स्ट्रेन स्क्वायर हो जाता है।
तो इस तरीके से हम लोग का ये जो वर्क हुआ 1/2 यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो जब किसी वायर का लेंथ इंक्रीज होता है, स्ट्रेच होता है, तो हम लोग इतना वर्क करते हैं, ये जो रिजल्ट है इतना वर्क होता है। ये वर्क इस वायर में एज इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेचिंग वायर। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर की समरी, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके इस हमारे लेक्चर में आपको देखने को मिला। अब अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो रबड़ होता है, रबड़ वो जल्दी से हम लोग फोर्स लगाते हैं तो चेंज हो जाता है, छोड़ देते हैं, फोर्स को रिमूव करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो तुरंत रीगेन कर लेता है शेप को। तो माइंड में बच्चों का होता है ना कि वही इलास्टिक नेचर वाला है, वो सबसे अच्छा इलास्टिक बॉडी है। ऐसा नहीं सोचना है, वो इलास्टिक नहीं है और प्लास्टिक भी नहीं है, वो दोनों के बीच का है, इलास्टोमर्स है। वो क्या है? इलास्टोमर्स। तो अब हम लोग अगर हुक्स लॉ का ग्राफ दिखाते हैं, हुक्स लॉ में चलते हैं, तो हुक्स लॉ का स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस दिखाते हैं ऐसे। इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह देते हैं। यहाँ कह दिए हम लोग क्या? स्ट्रेस। यहाँ कह दिए क्या? स्ट्रेन कह दिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इलास्टोमर्स, यानी जैसे इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल क्या है? रबड़ है। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल जो जिसमें इलास्टिक नेचर बहुत ज़्यादा, तो उसका एग्जाम्पल रबर हो गया। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं? ऐसे, इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अवे नहीं करता है, तो ये आपका इलास्टोमर्स हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे लेक्चर में आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा कि बल्क मॉडुलस होता है आपका क्या? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर 2/2 वाले रिलेशन को, यानी बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बी का जो फार्मूला हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक। इसको अगर उल्टा कर लेते हैं, यानी कि B इज इक्वल टू ले लेते हैं पहले ऐसे, नॉर्मल स्ट्रेस को P अपॉन माइनस डेल V अपॉन V कर लेते हैं, तो ये PV अपॉन डेल V आ जाता है, जो रिलेशन हो गया। इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं तो ये कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/B, यानी बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, इसका इलास्टिसिटी चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट आपको लेक्चर मिला। कंप्लीट इसमें सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।